1805 ब्रिटेन फ्रांस के साथ युद्ध में है। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट जल्द ही मुख्य भूमि यूरोप पर हावी हो जाएंगे, लेकिन समुद्र में ब्रिटेन की रॉयल नेवी सर्वोच्च है। उस साल नेपोलियन ने ऑस्टरलिट्ज में रूसियों और ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। लेकिन 6 हफ्ते पहले स्पेन के तट पर ब्रिटिश एक ऐसी लड़ाई जीतते हैं जिसका स्ट्रेटेजिक महत्व लंबे समय तक रहेगा। कैफ ट्रफागल के पास रॉयल नेवी ने फ्रांस और स्पेन के मिले जुले बेड़े को बुरी तरह हराया। दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है। युद्ध के बाकी समय में ब्रिटिश नौसेना की श्रेष्ठता को फिर से कोई गंभीर चुनौती नहीं मिलेगी। नेपोलियन की हार में ब्रिटेन ने अहम भूमिका निभाई। इसका सबसे बड़ा योगदान इसकी लकड़ी की दीवारें रॉयल नेवी थी। ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी ताकत है, जिसके पास 136 जहाज और समुद्र में 1,10,000 सैनिक है। नौसेना देश को हमले से बचाती है। इससे ब्रिटेन को यूरोप में रेड्स और एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ अपनी ताकत दिखाने की इजाजत मिल गई है। ये दुश्मन के व्यापार को रोकता है और ब्रिटेन के व्यापार को बचाता है। ये विदेशी कॉलोनियों को अलग थलग करके उन पर कब्जा कर लेता है, जिसमें वेस्ट इंडीज के मुनाफे वाले चीनी के द्वीप भी शामिल है। ये दुश्मन की अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करता है, साथ ही ब्रिटेन को अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके सहयोगियों की मदद कर सकता है। फ्रांस के साथ 2 दशक के युद्ध में ब्रिटेन ने कई नेवी लड़ाइयां जीती, जिससे ये पक्का हुआ कि युद्ध जीतने की इन स्ट्रेटेजी को वो असरदार तरीके से लागू कर सकता है। रॉयल नेवी के सबसे खतरनाक युद्धपोतों में से एक HMS विक्ट्री, एक फर्स्ट रेड शिप ऑफ द लाइन, पानी पर सबसे ताकतवर क्लास का वॉरशिप। 104 बंदूकें, 820 आदमी। विक्ट्री का एक गोला वाटरलू में वेलिंगटन की सेना की हर बंदूक से ज्यादा भारी था। ये एपिक हिस्ट्री टीवी की ओर से एक मशहूर नेपोलियन वॉरशिप की गाइड है। आज HMS विक्ट्री इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर पोर्ट्समाउथ के ड्राई डार्क में है। ये एक मशहूर विजिटर अट्रैक्शन है और दुनिया का सबसे पुराना कमीशन वॉरशिप है। वो एक गायब हो चुकी दुनिया, पाल से चलने वाले जंगी जहाजों और यूरोप के बड़े साम्राज्यों के बीच दुनिया भर के संघर्षों से बची हुई एक शानदार निशानी है। ब्रिटिश नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए विक्ट्री जहाज को ऐसे ही एक संघर्ष 7 इयर्स वॉर्स के चरम पर बनाया गया था। चैथम रॉयल डॉकयार्ड में कंस्ट्रक्शन 1759 में शुरू हुआ। उसे उस समय के सबसे बड़े ब्रिटिश नेवल आर्किटेक्ट सर थॉमस लेड ने डिजाइन किया था। विक्ट्री में लगभग 6000 पेड़ लगे, ज्यादातर ब्रिटिश ओक के थे। हालांकि उसके निचले हिस्से असल में न्यू इंग्लैंड पाइन के थे। इसकी कील एल्म की थी। इसके ऊपरी मस्तूल और यार्ड ज्यादा लचीले फर और स्प्रूस के थे। 1765 में लॉन्च हुए इस नतीजे को जल्द ही एक मास्टरपीस माना गया। एक जहाज जो फायर पावर से भरा है, जिसकी स्पीड और हैंडलिंग बहुत हल्के जहाज जैसी है। विक्ट्री का काम 7 इयर्स वॉर्स में हिस्सा लेने के लिए समय पर पूरा नहीं हो पाया था। उसने पहली बार 13 साल बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उशांत के पास एक फ्रांसीसी काफिले पर कब्जा करने में लीड किया। जब फ्रांस के खिलाफ क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुआ तो HMS विक्ट्री टोलोन की सहयोगी नाकाबंदी में ब्रिटिश फ्लैगशिप था। फिर 1797 में कैप सेंट विंसेंट में स्पेनिश लोगों पर एडमिरल जर्विस की शानदार जीत के दौरान वह उनका फ्लैगशिप थी। विक्ट्री तब 32 साल की थी, जो उसकी 18 साल की औसत उम्र से कहीं ज्यादा थी। काफी पुरानी हो चुकी इस जहाज को कुछ समय के लिए ब्रिटेन के कुख्यात जेल जहाजों हल्क्स में बदलने की धमकी दी गई थी।
किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि उसका सबसे अच्छा समय अभी भी उसके सामने है, क्योंकि आखिरी मिनट में विक्ट्री को राहत दी गई और एक बड़ा 3 साल का रिफ्ट शुरू किया गया, जिसमें उसके बनाने से ज्यादा खर्च हुआ। वह 1803 में वाइस एडमिरल नेल्सन के फ्लैगशिप के तौर पर सर्विस में वापस आई। 2 साल बाद उसने ट्रफाल्गर पर ब्रिटिश हमले को लीड किया और नेवी की कहानी में अपनी जगह बनाई। नेपोलियन युद्ध तक एक फर्स्ट रेट शिप ऑफ द लाइन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड युद्ध हथियार था और इसे अच्छे से काम करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत थी। 1805 में विक्ट्री में लगभग 820 लोग थे, हर आदमी और लड़का अपनी तय भूमिका के साथ। बेड़े के एडमिरल से लेकर जहाज के कप्तान तक, नौसेना लेफ्टिनेंट और मरीन अधिकारी, मिडशिपमैन, वारंट अधिकारी, क्लर्क और स्टीवर्ड, छोटे अधिकारी और उनके साथी, योग्य, साधारण एवं स्थलवासी किस्म के नाविक, रॉयल मरीन, जहाज के 31 लड़कों तक। HMS विक्ट्री की बनावट और संरचना को देखने से पहले आइए कुछ आम समुद्री शब्दों को संक्षेप में याद कर लें। जहाज का दाहिना हिस्सा स्टारबोर्ड, जहाज का बायां हिस्सा लाबोर्ड, जो कंफ्यूजन कम करने के लिए 1844 में ही पोर्ट बना दिया। जहाज का पिछला हिस्सा उसका स्टर्न, आगे का हिस्सा उसका तना, स्टर्न की ओर आफ्ट या अबाफ्ट होता था, स्टेम की ओर फॉरवर्ड या फोर होता था। विक्ट्री का बीच का गंडेक 186 फीट लंबा था। उसके मेन मास्ट का ऊपरी हिस्सा पानी की लाइन से 205 फीट ऊपर था। विक्ट्री की अधिकतम गति 10 नॉट्स या 11.5 मील प्रति घंटा थी, जो उसके आकार के जहाज के लिए तेज थी। 1780 में इसे ब्रिटिश नौसेना की सबसे नई खोज, इसके हल के लिए कॉपर शीथिंग मिली। इससे इसकी लकड़ी जहाज के कीड़ों, बार्नेकल और खरपतवार से सुरक्षित रहती थी और ये मजबूत और सीधी बनी रहती थी। विक्ट्री सभी जहाजों की तरह शिप रिग्ड थी, मतलब उसमें 3 मास्ट थे, फोर मास्ट, मेन मास्ट और मिजेन मास्ट, और एक ब्रोस्प्रिट। हर मास्ट इन सेक्शन से बना था। जहाज के होल्ड में गहराई तक सुरक्षित निचला मास्ट डेक के ऊपर उठकर फाइटिंग टॉप तक जाता था, जो लड़ाई में निशानेबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता था। इसके ऊपर टॉप मास्ट, फिर क्रॉस ट्रीज, जिसने टॉप गैलेंट मास्ट को सुरक्षित किया, जिसे टी गैलेंट भी कहते हैं। क्रॉस ट्रीज निगरानी की स्थिति थी। नौसेना में कोई कौवे का घोंसला नहीं था। हर मास्ट कई गज तक सहारा देते थे, जिसके पाल बंधे होते थे या मुड़े होते थे। विक्ट्री की रिगिंग 26 मील रस्सी और कुल 786 पुली 2 तरह की थी। स्टैंडिंग रिगिंग ने मस्तूलों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया। फोरस्टेज और बैकस्टेज ने उन्हें आगे और पीछे से मजबूत रखा। श्राउड्स मस्तूलों को साइड में सुरक्षित रखते थे और उनके रस्सी के स्टेप्स, जिन्हें रेटलाइंस कहते थे, से मस्तूलों पर चढ़ा जाता था। अनुभवी नाविक फुटोक श्राउड्स पर चढ़कर चोटी पर पहुंचते थे। लहरों वाले समुद्र में, इसका मतलब समुद्र के ऊपर उल्टा चढ़ना हो सकता है। इसलिए नए लोगों को लबर हॉल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। दूसरी तरह की रिगिंग रनिंग रिगिंग थी, जिसका इस्तेमाल जहाज के यार्ड और पाल को चलाने के लिए किया जाता था, और इसमें हेलयार्ड, बोलाइन और क्लू लाइन शामिल थे। विक्ट्री में 37 पाल थे, जिनसे हवा की ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता था, जो उनका असली प्रोपल्शन का एकमात्र तरीका था। उनका कुल एरिया 6500 स्क्वायर यार्ड था, लगभग एक फुटबॉल पिच की साइज का। हालांकि सभी सेल एक साथ नहीं लगाए जा सकते थे, और न ही ज्यादा सेल का मतलब जरूरी नहीं कि ज्यादा स्पीड हो। उसके बड़े चौकोर सेलों में 4 कोर्स शामिल था। 4 टॉप सेल, जिसका उच्चारण टॉपसल होता है, और 4 टॉप गैलेंट सेल, जिसका उच्चारण 4 टिगानसल होता है। मेन मस्तूल पर मेन पाल, मेन टॉप सेल और मेन टिगान सेल। मिजेन मस्तूल में आगे पीछे की ओर लगी हुई पाल होती है, जिसे स्पैंकर या ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। साथ ही मिजेन टॉप सेल और मिजेन टिगान सेल भी होते हैं।
हालांकि बोस्प्रिट कई तरह के आगे पीछे वाले पाल ले जा सकता था, जिनमें सबसे आमतौर पर जीब और फ्लाइंग जीब होते थे। आगे पीछे के 11 रिग्ड सेल, जिन्हें स्टेजल्स के नाम से जाना जाता है, भी लगाए जा सकते थे। विक्ट्री का ऊपरी डेक या वेदर डेक असल में कई डेक थे: फोक्सल, वेस्ट, क्वार्टर डेक और पूप डेक। फोक्सल फोरकास्टल का छोटा रूप है। यह शब्द मध्य युग से चला आ रहा है, जब जंगी जहाजों में दोनों सिरों पर ऊंचे लड़ाकू प्लेटफॉर्म होते थे। फोक्सल में घंटाघर भी था, जिसमें जहाज की सबसे जरूरी घंटी थी, जो पहरे के बदलने के निशाने के तौर पर दिन रात रेगुलर बजाई जाती थी। इसमें 2 12 पाउंड बंदूकें भी रखी गई थी। उस दौर में सभी बंदूकों की पहचान उनसे दागे जाने वाले गोलों के वजन से की जाती थी। इसीलिए 12 पाउंड लोहे का एक ठोस गोला दागती थी, जिसे राउंड शॉट कहा जाता था, जिसका वजन 12 पाउंड होता था, लगभग बॉलिंग बॉल जितना। फोक्सल में 2 68 पाउंड कैरोनेड भी लगे थे। कैरोनेड एक और ब्रिटिश इनोवेशन था, एक छोटी बड़े कैलिबर की गन जो पास से दिखने पर डरावनी थी, लेकिन इसमें तोप जितनी रेंज या एक्यूरेसी नहीं थी। बिग डेक से बोस्प्रिट और हेड तक एक्सेस मिलता था, जिसमें कई 100 नाविकों और मरीनों के लिए 6 आउटडोर टॉयलेट थे, जो सीधे नीचे समुद्र में खाली होते थे। वेस्ट वह जगह है जहां विक्ट्री की 6 नावों में से 4 को रखा गया था। सभी बड़े जहाजों में कई नावें होती थी। वे लोगों और सामान को एक जहाज से दूसरे जहाज और दूसरे जहाज से किनारे तक ले जाने के लिए जरूरी थी, खराब हवाओं में जहाज को खींचने या मोड़ने के लिए, और पानी और जमीन पर हमला करने के लिए। क्वार्टर डेक HMS विक्ट्री का कमांड सेंटर था और इसमें कुल 12 पाउंड बंदूकें रखी गई थी। यहाँ से जहाज के पहिए का इस्तेमाल करके जहाज को चलाया जाता था। यह जहाज के 8 क्वार्टर मास्टर में से एक की जिम्मेदारी थी, जिसमें उनके साथी मदद करते थे। जहाज का पहिया रस्सी के 3 डेक नीचे टिलर से जुड़ा था, जो बदले में पतवार से जुड़ा था। व्हील के ठीक आगे बने बिनेकल में जहाज के मैग्नेटिक कंपास और उन्हें देखने के लिए एक लालटेन रखी होती थी। कैप्टन के सेक्रेटरी और जहाज के मास्टर के कैबिन जहाज के व्हील के दोनों तरफ बने हुए थे। वे दोनों अपना छोटा कमरा एक 12 पाउंड तोप के साथ शेयर करते थे। क्वार्टर डेक के पिछले हिस्से में कैप्टन के कैबिन बने हुए थे, एक डाइनिंग रूम, एक स्लीपिंग कैबिन और जहाज के सबसे पिछले हिस्से में उनका डे कैबिन। ये सभी 4 12 पाउंड शिप के साथ जगह शेयर करते थे। कैप्टन के पास एक प्राइवेट टॉयलेट भी था, जिसे क्वार्टर गैलरी के नाम से जाना जाता था। कैप्टन के कैबिन के ऊपर पूप डेक था, जिससे अच्छी विजिबिलिटी और मिजेन मास्ट तक एक्सेस मिलता था। इसमें सिग्नल लॉकर भी था, जिसमें दूसरे जहाजों और किनारों से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होने वाले रंगीन झंडे थे। रॉयल नेवी के सिग्नल कोड को हाल ही में एडमिरल होवे ने बदला था। उनके सिस्टम में 14 झंडे थे, जिन्हें अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाकर 340 मैसेज भेजे जा सकते थे। जोर देने के लिए बंदूक चलाई जा सकती थी। रात में सिग्नलिंग पहले से तय गोलियों, रंगीन लालटेन और रॉकेट के कॉम्बिनेशन से होती थी। नेपोलियन के दौर का शिप ऑफ द लाइन असल में पानी पर तैरती हुई गन बैटरी थी, जिसे दुश्मन के युद्धपोतों और किनारे पर बने ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया था। विक्ट्री के 3 सबसे बड़े डेक उसकी गन के बारे में थे, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, अपर, मिडल और लोअर गन डेक। अपर गन डेक पर 30 12 पाउंड बंदूकें रखी थी, हर तरफ 15। आगे गोल घरों में जूनियर अधिकारियों के लिए हेड था। रैंक थोड़ी ज्यादा प्राइवेसी और आराम देती थी। सिक बे अपर गन डेक के आगे के हिस्से में था, क्योंकि वहां लोअर डेक के मुकाबले ज्यादा ताजी हवा और धूप आती थी। इसे कैनवस पार्टीशन से डेक के बाकी हिस्से से अलग रखा गया था। सर्जन के असिस्टेंट, जिन्हें मरीजों को सूप पिलाने की वजह से लॉबलोली बॉयज का निकनेम दिया गया था, वे भी यहीं अपने झूलों में सोते थे। HMS विक्ट्री एक फर्स्ट रेट शिप ऑफ द लाइन था, जिसे ऐसा शिप माना जाता था जिसमें 100 या उससे ज्यादा बंदूकें होती थी।
वे पानी पे सबसे शक्तिशाली जहाज थे, इसीलिए एडमिरल अक्सर उन्हें अपने प्रमुख जहाजों के रूप में चुनते थे, एक बेड़े या स्क्वाड्रन के लिए कमान जहाज। कई प्रसिद्ध ब्रिटिश एडमिरलों ने अलग अलग समय पर विक्ट्री को अपना प्रमुख जहाज बनाया, जिसमें अल हाउ और अल सेंट विसेंट शामिल थे। बेशक सबसे मशहूर वाइकाउंट नेल्सन थे। एक एडमिरल को अपने लिए एक शानदार आवास की जरूरत थी, जो अपर गन डेक के पिछले हिस्से में स्थित हो। इसमें एक एंटी रूम और एक डाइनिंग रूम शामिल था, जो मीटिंग रूम का भी काम करता था। स्लीपिंग कैबिन में एडमिरल आमतौर पर एक लटकती हुई खाट पर सोते थे, लेकिन नेल्सन को कैंपेन बेड पसंद था, जैसे ये वाला, जिसमें सिर्फ एक हाथ से अंदर बाहर जाना आसान था। सबसे पीछे एडमिरल का डे कैबिन था, जो उनके ऑफिस और प्राइवेट जगह के तौर पर काम करता था। एडमिरल अपना ज्यादातर दिन यहीं बिताते थे, मीटिंग्स, पेपर वर्क और फ्लीट चलाने के लिए जरूरी एडमिनिस्ट्रेशन में डूबे रहते थे। एडमिरल के कैबिन, गन डेक और क्वार्टर डेक सभी कैबिन की तरह हटाए जा सकने वाले लकड़ी के पैनल से बने थे। इसका मतलब था कि जब लड़ाई से पहले जहाज को कार्यवाही के लिए क्लियर किया जाता था, तो कैबिन को तेजी से खोल के फर्नीचर और पर्सनल सामान के साथ होल्ड में ले जाया जा सकता था। इसका मकसद गन क्रू को बिना किसी रुकावट के अपने बंदूकें चलाने देना था। बीच वाले गन डेक पर 28-24 पाउंड बंदूकें रखी थी। ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए भारी बंदूकें जहाज में नीचे रखी गई थी। जहाज की गैली, एक किचन और एक बड़ा लोहे का स्टोव, ये वो जगह थी जहां जहाज का कुक और उसके साथी क्रू के लिए खाना बनाते थे। स्टर्न सेक्शन को वार्डरूम के नाम से जाना जाता था, जहां कमीशन प्राप्त अधिकारी खाना खाते और सोते थे। रात में लगभग 300 नाविक और मरीन इस डेक पर सोते थे। उनके झूले बंदूकों के बीच लटके होते थे। नीचे वाला डेक लोअर गन डेक था। इसमें विक्ट्री की सबसे भारी बंदूकें 30-32 पाउंड बंदूकें रखी गई थी, और रात में आधे से ज्यादा क्रू यानी लगभग 460 आदमी यहीं सोते थे। HMS बेडफोर्ड, जो उस समय का थर्ड रेट शिप ऑफ द लाइन था, उसका ये प्लान दिखाता है कि डेक के नीचे कितनी भीड़ भाड़ हो सकती थी। जहाज में इतने नीचे गन पॉट्स आमतौर पर बंद रखे जाते थे, क्योंकि वे पानी की लाइन के पास थे। ताजी हवा कम होने और यहाँ इतने सारे लोगों के रहने की वजह से निचले गंडेक की बदबू बहुत मुश्किल हो सकती थी। कैनवस स्क्रीन से अलग किया गया स्टर्न एरिया गन रूम के नाम से जाना जाता था। यहीं पर वारंट ऑफिसर खाना खाते थे और मास्टर गनर, चैपलिन और 2 जूनियर लेफ्टिनेंट के लिए बंद करने वाले अलग अलग सोने के क्वार्टर थे। वे गन रूम को जहाज के टिलर के साथ शेयर करते थे। टिलर लकड़ी का एक बड़ा बीम होता है, जो रस्सियों और पुली की सीरीज के जरिए जहाज के रडर को जहाज के व्हील से जोड़ता है। टिलर अभी अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन कैनवस की पट्टी उसकी जगह बता रही है। जब जहाज मुड़ेगा तो बीम कमरे में घूमेगी, इसलिए गन रूम में खाना खाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सिर का ध्यान रखना समझदारी होगी। निचले गन डेक के नीचे ऑलॉफ डेक था, जो पानी की लाइन के नीचे छोटे कैबिन और स्टोर का एक जाल था, जिसमें सिर्फ लालटेन से रोशनी होती थी। आगे के हिस्से में बोसुन और कारपेंटर के लिए स्टोर रूम और कैबिन थे। मैन मास्ट के पास ज्यादा खुली जगह को कॉकपिट कहा जाता था। फोर और आफ्ट मिडशिपमैन यहीं सोते और खाना खाते थे, लेकिन लड़ाई में यह सर्जन का ऑपरेशन थिएटर बन जाता था। ट्राफलगर की लड़ाई में वाइस एडमिरल नेल्सन को क्वार्टर डेक पर एक फ्रेंच शार्पशूटर ने गोली मार दी थी। उन्हें ऑलॉफ ले जाया गया था। विक्ट्री का सर्जन उन्हें बचा नहीं सका और यहीं उनकी मौत हो गई। पिछले कॉकपिट के पास कई छोटे छोटे कमरे थे, जिनमें कैप्टन और फर्स्ट लेफ्टिनेंट के लिए पर्सनल स्टोर रूम, होल्ड से लाए गए राशन को बांटने के लिए स्टीवर्ड का कमरा, सर्जन का कैबिन और उसकी डिस्पेंसरी और कई दूसरे कैबिन और स्टोर रूम शामिल थे। आगे और पीछे की हैंगिंग मैगजीन में बंदूकों के लिए तैयार कारतूस रखे होते थे, जिन्हें मेन मैगजीन से भेजा जाता था।
ऑरलॉप डेक के चारों ओर कारपेंटर्स वॉक नाम का एक रास्ता था, जिससे कारपेंटर और उसके साथी आसानी से जहाज के ढांचे तक पहुंचकर किसी भी तरह के रिसाव को बंद कर सकते थे। जहाज के सबसे निचले हिस्से में होल्ड था, लगभग 50,000 क्यूबिक फीट की जगह, जिसमें समुद्र में 6 महीने के लिए जरूरी सामान रखा जा सकता था। जहाज को स्थिर रखने के लिए इस पर 257 टन लोहे का बैलास्ट बिछाया गया था। इसे 200 टन शिंगल से ढका गया था। यह अतिरिक्त बैलास्ट था जो जहाज के 150 गैलन पानी के पीपों के लिए एक स्थिर जगह देता था। यात्रा की शुरुआत में अकेले इसका वजन लगभग 300 टन था। दूसरे बैरल में 50 टन सॉल्ट बीफ, 50 टन सॉल्ट पॉर्क और 45 टन शिप बिस्किट थे। नीचे अलग अलग स्टोर रूम में आटा, स्पिरिट, टार और पेंट जैसी चीजें थी। शॉर्ट लॉकर में 100 टन लोहे की गोलियां थी। आखिर में जहाज का सबसे कमजोर हिस्सा, ग्रैंड मैगजीन, जिसमें 784 बैरल में 35 टन गन पाउडर था। यहां आग लगने से धमाका हो सकता था, जिससे जहाज और उसमें सवार सभी लोग खत्म हो जाते, या पानी अंदर चला गया तो लड़ाई में गन पाउडर बेकार हो जाएगा। इसलिए मैगजीन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सावधानी बरती गई, जिसमें फायर डोर, फायर रिटार्डेंट प्लास्टर की दीवारें, चिंगारियों से बचने कॉपर शीथिंग और नमी और चूहों को बाहर रखना। मैगजीन के अगले हिस्से में फिलिंग रूम था। यहां पाउडर बिन से खुला बारूद निकालकर कपड़े की थैलियों में भरा जाता था, ताकि बंदूकों के लिए कारतूस बनाए जा सके। लालटेन को पास के लाइट रूम में कांच के पीछे सुरक्षित रखा गया था। जब तक जरूरत न हो, तैयार कार्ट्रिज को फिलिंग रूम के दोनों तरफ के रैक में स्टोर किया जाता था। स्टीम या बिजली के जमाने से पहले जहाज का सारा भारी काम मैन पावर से ही करना पड़ता था। मैकेनिकल मदद 2 कैप्स्टन से मिलती थी, मेन कैप्स्टन और जीयर कैप्स्टन। ये असल में बहुत बड़े विंच थे जो मिडल और लोअर गन डेक से सीधे फैले हुए थे। इन्हें घुमाने के लिए कैप्स्टन हेड में बार डाले गए थे और हर बार को 10 आदमी धक्का देते थे। दोनों डेक का इस्तेमाल करके इसका मतलब था कि 260 आदमी सबसे भारी कामों के लिए कैप्स्टन पर काम कर रहे थे, जैसे कि मेन एंकर उठाना या बंदूक उठाना। इस काम में अक्सर एक पिडलर, एक शैंटी और पैरों की आवाज शामिल होती थी। विक्ट्री में कुल 7 एंकर थे। सबसे भारी, सबसे अच्छा बोवर एंकर, जिसका वजन 4 टन था और स्टारबोर्ड बो पर लगा था। लाबोर्ड साइड पर छोटा बोवर एंकर बस थोड़ा छोटा था। शीट, केज और स्टीम एंकर स्पेयर के तौर पर काम आते थे और छोटे बंदरगाहों या खराब मौसम में जहाज को एक जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। सभी लकड़ी के जहाज समुद्र में लीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि तोप के गोलों या छिपी हुई चट्टानों से उनके हल्के फटने से पहले ही। विक्ट्री में 4 क्रैंक ऑपरेटेड चेन पंप थे, जो लगभग 1300 गैलन प्रति मिनट, लगभग 300 जेरिकैन के बराबर जहाज से पानी पंप कर सकते थे। उसके पास जहाज में समुद्री पानी पंप करने, कपड़े धोने और आग बुझाने के लिए 2 एल्म पंप भी थे। 18वीं सदी के आखिर में HMS विक्ट्री और उसके जैसे जहाज दुनिया की सबसे आधुनिक और एडवांस्ड मशीन थी। विशाल तैरने वाला तोपखाना जो 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक समुद्र में रह सकती है और पूरी दुनिया घूम सकती है। लेकिन उसका फायदा जहाज की संख्या या बेहतर डिजाइन से कम, उसे चलाने वाले लोगों की काबिलियत से ज्यादा मिला। बोल्ड और अनुभवी कमांडर, डिसिप्लिन्ड और जोशीले क्रू, सभी आत्मविश्वास से भरे हुए और जीत के आदी। नेपोलियन युद्धों की चरम पर ब्रिटेन की रॉयल नेवी में लगभग 1,45,000 लोग सेवा कर रहे थे। यह संख्या उस समय की यूरोपियन फील्ड आर्मी के बराबर थी। HMS विक्ट्री जैसे जहाजों के लिए
बहुत बड़े क्रू की जरूरत थी, उसे चलाने के लिए नहीं बल्कि उसकी भारी तोपों को चलाने के लिए। 1805 में ट्रफागल की लड़ाई में उसमें 820 आदमी थे, जो उसकी पूरी संख्या 850 से थोड़ा कम थे। इनमें से सिर्फ 15 लोग कमीशन ऑफिसर थे, एक एडमिरल बेड़े की कमान संभालते, एक कैप्टन जहाज की कमान संभालते, 9 नेवल लेफ्टिनेंट और 4 रॉयल मरीन ऑफिसर। फिर सीनियर वारंट ऑफिसर, जिसमें नेविगेशन के इंचार्ज शिप के मास्टर भी शामिल थे। गनर जहाज की बंदूकों, छोटे हथियारों, पाउडर और गोली के लिए जिम्मेदार होता था। बॉसुन पाल और रिगिंग के लिए जिम्मेदार था और अपने साथियों के साथ डेक पर सारा काम देखता था। जहाज के 2 कारपेंटर्स, जो जहाज को तैरता रखने और मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार होते थे। जहाज के सामान का इंचार्ज पर्सन, क्रू की फिजिकल वेलफेयर के लिए एक सर्जन और उनके आध्यात्मिक कामों के लिए एक पादरी। विक्ट्री में 21 मिडशिपमैन भी थे। ये युवा कैडेट ऑफिसर थे, जिसमें से कुछ ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना नेवी कैरियर शुरू किया था। उन्होंने समुद्र में 6 साल की अप्रेंटिसशिप की, जिसमें उन्होंने सीमैनशिप, सेल हैंडलिंग, नेविगेशन, मैथ्स और ट्रिगोनोमेट्री सीखी। इसके बाद वे लेफ्टिनेंट की एग्जाम में बैठने के लिए क्वालिफाई हो गए। नेवी कैप्टनों के एक बोर्ड द्वारा लिया जाने वाला कठोर मूल्यांकन, कमांडर और फिर कैप्टन के पद पर आगे प्रमोशन, मेरिट और सबसे जरूरी सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शन पर निर्भर करेगा। जिन लोगों के प्रभावशाली दोस्त नहीं है, उनके लिए यह प्रक्रिया बहुत निराशाजनक हो सकती है। मशहूर इलस्ट्रेटर जॉर्ज कुकशैंक ने अपने इस कार्टून में इस बात पर व्यंग किया है। कुछ नेवी ऑफिसर अमीर परिवार से थे, लेकिन ज्यादातर आज के मिडिल क्लास से थे। HMS विक्ट्री में अधिकारियों की मदद के लिए 43 क्लर्क, ऑर्डरली, स्टीवर्ड और नौकर थे। 69 जूनियर वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर और उनके साथियों ने अलग अलग स्पेशलिस्ट रोल निभाए, जैसे कॉक्सवेन, आर्मरर और सेल मेकर। वहां 212 एबल सीमैन, पुराने नाविक थे। 193 साधारण नाविक, कम से कम 1 साल की सर्विस के साथ। 87 जमीनी लोग, ज्यादातर नए भर्ती हुए लोग जो सिर्फ रस्सियां खींचने के ही काम के थे। 142 रॉयल मरीन नॉन कमीशन ऑफिसर और प्राइवेट। ये वो सैनिक थे जो समुद्र में लड़ते, जमीन और पानी दोनों जगह पर होने वाले हमलों का नेतृत्व और अनुशासन बनाए रखते थे। और जहाज के 31 लड़के, जिनमें से कई अनाथ थे और जिन्हें गरीबी से निकाला गया था, अब समुद्र में जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे। हर आदमी को हर काम के लिए एक स्टेशन दिया गया था। टॉपमैन सबसे फिट, सबसे बहादुर नाविक थे जो डेक के ऊपर पाल संभालते थे। फॉक्सलमैन जानकार पुराने सैनिक थे जो एंकर और बोस्प्रिट पाल संभालते थे। जहाज के बीच के हिस्से में वेस्टर और कार्टर डेक व पूप पर आफ्टर गार्ड वाले लोग रस्सियां खींचने का काम करते थे। क्रू को 2 हिस्सों में बांटा गया था, लाबोर्ड वॉच और स्टारबोर्ड वॉच। इमरजेंसी को छोड़कर जब सभी लोगों को डेक पर बुलाया जाता था, वे बारी बारी से ड्यूटी पर आते और जाते थे। उन्हें आगे डिवीजन में बांटा गया था। हर डिवीजन की कमान एक लेफ्टिनेंट के पास थी, जो अपने आदमियों की भलाई और उनके व्यवहार के लिए जिम्मेदार था। ज्यादातर ब्रिटिश वॉरशिप की तरह HMS विक्ट्री का क्रू भी, हैरानी की बात है कि कॉस्मोपॉलिटन था। ज्यादातर लोग ब्रिटेन और आयरलैंड से थे, लेकिन लगभग 10% विदेशी थे, जिसमें अमेरिकी, इटालियंस, डच, माल्टीज और वेस्ट इंडियन शामिल थे। उनमें से लगभग आधे वॉलंटियर थे। बाकी लोगों को इम्प्रेस किया गया था, जिसका मतलब है कि उन्हें नेवी के बदनाम प्रेस गैंग्स ने मिलिट्री सर्विस के लिए मजबूर किया था। ये नेवी रिक्रूटमेंट पार्टियां ब्रिटिश नाविकों को ढूंढने के लिए बंदरगाहों और गुजरने वाले जहाजों की तलाशी लेती थी। उन्हें जरूरी भर्ती के लिए सही माना जाता था। यह प्रोसेस हमेशा पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं होता था। नेवी के प्रेस गैंग से आम लोग डरते थे और उनसे नफरत करते थे। वे उन लोगों को भी पकड़ लेते थे जो नाविक नहीं थे या ब्रिटिश भी नहीं थे। हालांकि बाद में ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया जाता था अगर वे अपनी पहचान साबित कर देते, और इनकी भी कुछ सीमाएं थी। आम धारणा से उलट नेवी आवारा लोगों पर दबाव नहीं डालती थी,
और न ही गंभीर अपराधों के दोषी अपराधियों को लेती थी। विक्ट्री जैसे जहाज से सबसे अच्छा काम करवाने के लिए कैप्टन को अपने क्रू और जहाज को जानना जरूरी था। हवा के हिसाब से हर जहाज का अपना सबसे अच्छा सेलिंग पॉइंट होता है। HMS विक्ट्री अपने पिछले हिस्से से 1 या 2 पॉइंट दूर थी। इसका मतलब है कि उसने उन दिशाओं में अपनी सबसे अच्छी स्पीड लगभग 10 नॉट्स बनाई। लेकिन बड़े जहाज सीधी लाइन में नहीं चलते, क्योंकि उन्हें हवा के दबाव के कारण जहाज का ढांचा एक तरफ धकेलने की छूट मिलती है। यह कुछ ऐसा था जिसे जहाज के स्टीयरिंग व्हील पर सवार नाविक को इस दबाव को नियंत्रित करना पड़ता था। वॉच ऑफिसर, जो आमतौर पर एक लेफ्टिनेंट होता है, ड्यूटी पर होने पर जहाज के लिए जिम्मेदार होता था और वही ऑर्डर करता था कि कौन से सेल लगाने हैं और कौन से लेने हैं। जरूरत पड़ने पर वह कैप्टन को बुलाता था। तेज हवाओं में विक्ट्री शायद सिर्फ टॉप सेल्स के सहारे और शायद जीप और फ्लाइंग जीप के साथ भी चल सकती थी। हल्की हवाओं में वह पाल को फैलाकर कोर्स, टॉप गैलेंट सेल और रॉयल सेल लगाती थी। वह स्टडिंग पाल लगाने के लिए स्टनसल बूम भी फैला सकती थी, जिसे स्टनसल्स भी कहते हैं। इसे सेलिंग लार्ज के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर हवा तेज हो जाती तो स्टनसल्स और रॉयल्स को जल्दी से अंदर खींचना पड़ता था, क्योंकि अचानक तेज झोंके से स्पार्स और सेल खराब हो सकते थे या फट सकते थे। कोई भी सेलिंग शिप सीधे हवा की दिशा में नहीं चल सकता। विक्ट्री का सबसे नजदीकी सेल पॉइंट हवा से 6 पॉइंट दूर था। इसे क्लोज होल या बोलाइन पर सेलिंग के नाम से जाना जाता था। हवा के खिलाफ सेलिंग के 2 तरीके थे। पहला था टैकिंग। जिगजैग चलने के इस तरीके में पाल को बहुत सावधानी से संभालना पड़ता था और इसमें मस्तूल और रस्सियों पर जोर पड़ सकता था। दूसरा विकल्प था वियरिंग शिप। यह तरीका आजमाना आसान था, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता था, क्योंकि इसमें घूमकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। विक्ट्री जैसे बड़े युद्धपोतों को लंगर डालना भी एक मुश्किल काम था। समुद्र की गहराई का पता कास्टिंग द लेड के जरिए लगाया जाता था, जिसमें रस्सी से बंधे शीशे के वजन को समुद्र में फेंका जाता था और रस्सी पर हर फैदम यानी 6 फीट की दूरी पर साफ निशान बने होते थे। लंगर डालने के लिए 40 फैदम या उससे कम गहराई को बेहतर माना जाता था। हालांकि ज्यादा गहरे पानी में भी ऐसा करना मुमकिन था। सबसे पहले जहाज ने पाल समेटकर अपनी गति कम की। जब जहाज रुका तो एंकर छोड़ दिया गया और एक मार्कर बॉय लगा दिया गया। जब हवा के दबाव से जहाज पीछे की ओर जाने लगा तो लंगर की केबल को समुद्र की तलहटी तक पहुंचने के लिए जरूरी लंबाई से 3 गुना ज्यादा बाहर निकाला गया। इस विशाल केबल का वजन भी लंगर जितना ही अहम था, जिसने जहाज को अपनी जगह पर बनाए रखा। मौसम, ज्वार और समुद्र के नीचे के हिसाब से जहाज को सुरक्षित रूप से खड़ा रखने के लिए विक्ट्री के कई लंगर लगाने पड़ सकते हैं। तट के पास की जाने वाली एक कम मशहूर युक्ति केजिंग थी। ये सिर्फ मैन पावर का इस्तेमाल करके जहाज को हवा या लहरों के खिलाफ खींचने का एक तरीका था। हल्के केज एंगल को जहाज की एक छोटी नाव में रखकर जहाज के आगे ले जाया जाता और फिर पानी में छोड़ दिया जाता। इसके बाद जहाज के कर्मचारियों कैप्स्टन को घुमाकर जहाज को एंकर की तरफ खींचते। जहाज को सही जगह पर लाने के लिए इस थका देने वाली प्रक्रिया को जितनी बार जरूरी हुआ उतनी बार दोहराया जाता था। इसका एक और रूप वॉपिंग था, जिसमें रस्सियों को किनारे पर किसी मजबूत पेड़ जैसी स्थिर चीज से जोड़ा जाता था और जहाज को उसकी ओर खींचा जाता था। नौसैनिक युद्ध में सबसे पहले हवा की दिशा और उसकी गति पर विचार किया जाता था।
हवा की दिशा के विपरीत दिशा में चलने वाले जहाज को फायदा होता था और कहा जाता था कि उसे मौसम का अंदाजा था। वह चुन सकती थी कि लड़ाई कब और कैसे शुरू करनी है। जबकि हवा की दिशा में जा रहे जहाज को अपने दुश्मन तक पहुंचने के लिए हवा के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। सभी देशों के जहाज कभी कभी अपनी पहचान छिपाने के लिए नकली झंडा दूसरे देश का फहराते थे। इसे सही माना जाता था, लेकिन अपना असली रंग दिखाए बिना दुश्मन पर गोली चलाना एक माफ न करने वाला अपराध था। जब दुश्मन से भिड़ने वाला होता तो कैप्टन बीट टू क्वार्टर्स का ऑर्डर देता। मरीन के ड्रम की आवाज के साथ जहाज को एक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाता। गन डेक पर सभी अस्थायी कैबिनों को हटाकर होल्ड में ले जाया जाता ताकि गन क्रू बिना किसी रुकावट के काम कर सके। सिक बे को खाली कर दिया जाता और उसके सभी मरीजों को ऑल ऑफ डेक पर ले जाया जाता। आग का खतरा कम करने के लिए गैली स्टोव को बुझा दिया जाता और गोला बारूद को मैगजीन से गन डेक तक ले जाया जाता। जहाज की नावों को लॉन्च कर दिया जाता और जहाज के पीछे खींचा जाता। यहाँ दुश्मन की फायरिंग से उनके टुकड़े टुकड़े होने के चांस कम थे और वे किसी भी इमरजेंसी के लिए तुरंत तैयार थी। ट्रैक्शन के लिए डेक पर रेत डाली गई थी, जबकि डेक के ऊपर स्प्लिंटर नेटिंग लगाई गई थी ताकि दुश्मन की गोलीबारी से गिरने वाले किसी भी मस्तूल या पुली से लोगों को बचाया जा सके। फिर हर आदमी लड़ाई के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। कार्टर डेक पर कैप्टन और ऑफिसर पूरी यूनिफॉर्म में। टॉपमैन ऊपर है, पाल को ट्रिम करने के लिए तैयार है। फाइटिंग टॉप पर शार्प शूटर। कारपेंटर की टीम ऑल ऑफ डेक पर पानी की लाइन के नीचे के छेदों को बंद करने के लिए तैयार है। गनर के साथी मैगजीन में एक्स्ट्रा कार्ट्रिज भर रहे हैं। कॉकपिट में सर्जन घायलों को लेने के लिए तैयार। क्रू के 3/4 लोगों के लिए बैटल स्टेशन का मतलब गन डेक था, जो जहाज की 104 गन में से एक पर तैनात थे। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ज्यादा फायर पावर थी और इसने इसे दुनिया के सबसे ज्यादा हथियारों से लैस वॉरशिप में से एक बना दिया। उसकी सबसे भारी तोप लोअर गन डेक की 32 पाउंड तोप थी। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर यह तोपें 2 फीट की ठोस ओक को भेज सकती थी। भारी ब्रीचिंग रस्सियों ने हर बंदूक को अपनी जगह पर रखा हुआ था, नहीं तो हर शॉट के बाद रिकॉइल से 4 टन की बंदूक और कैरिज डेक पर उड़ जाती। हर गन में 10 से 14 लोगों का क्रू होता था, जिसे अगर जहाज को दोनों तरफ से फायर करने की जरूरत होती तो आधे आधे में बांट दिया जाता था। हर क्रू को एक गन कैप्टन लीड करता था। वह गन का निशाना लगाने के लिए जिम्मेदार था और उसका क्रू हैंड स्पाइक्स, क्रोबार्स और वेजेस से गन का भारी वजन दूसरी तरफ करता था। जब वह निशाने पर होता तो गन कैप्टन या तो टच होल पर धीमी माचिस जलाता या जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है गन लॉक से जुड़ी एक लेन यार्ड खींचता गन चलाने के लिए। रीलोड करने के लिए एक आदमी पहले अपने अंगूठे या स्टॉपर से वेंट को ब्लॉक कर देता ताकि लोडिंग के दौरान चिंगारी बैरल में न जाए। इसके बाद बैरल को स्पंज से पोंछकर अंगारे बुझाए जाते थे और उसमें से मलबा हटाया जाता था। गन पाउडर कार्ट्रिज को नली में डाला जाता और रैम रोड से अंदर धकेला जाता। फिर गोली डाली जाती और उसके बाद एक पैड लगाया जाता ताकि सब कुछ अपनी जगह पर बना रहे। बंदूक को फायरिंग की पोजीशन में लाया जाता और वेंट में से एक प्रिकर डाली जाती ताकि कारतूस में छेद हो सके और बारूद बाहर निकल सके। फिर गन कैप्टन ने अपने पाउडर हॉर्न से वेंट और प्राइमिंग पैन में पाउडर डाला। गन अब प्राइम हो गई थी और फिर से फायर करने के लिए तैयार थी। इस प्रोसेस में एक अनुभवी ब्रिटिश गन क्रू को लगभग 90 सेकंड लगे और वे आमतौर पर अपने दुश्मनों की तुलना में ज्यादा तेज और सटीक थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती, थकान और हताहतों की वजह से गोलीबारी की रफ्तार तेजी से कम हो जाती थी। लड़ाई के दौरान गन डेक पर हालात बहुत भयानक रहे होंगे। शोर, धुआं, पसीना और गोलों, लकड़ी के उड़ते टुकड़ों और हादसों से होने वाले भयानक जख्म।
लड़ाई आमतौर पर एक ब्रॉडसाइड से शुरू होती थी। एक जहाज एक तरफ से सभी तोपों से तेजी से फायर करता था। अधिक प्रभाव के लिए पहली ब्रॉडसाइड को डबल शॉट किया जा सकता था। प्रत्येक बंदूक में 2 राउंड लोड किए जाते थे। दुश्मन के जहाज के हल में घुसने की गारंटी के लिए रेंज 500 यार्ड से कम होनी चाहिए। कई कप्तान बहुत कम दूरी से यानी यार्ड आर्म से यार्ड आर्म तक लड़ना पसंद करते थे। सबसे खतरनाक तरीका था दुश्मन को रेक करना, उनके स्टेम या स्टर्न पर ब्रॉडसाइड फायर करना। राउंड शॉट जहाज की लंबाई तक अपना रास्ता बनाता और जाते जाते मौत और तबाही मचाता। फ्रांसीसी जहाज अक्सर ऊपर की ओर मस्तूल और रस्सियों को निशाना बनाकर दुश्मन को रोकने के लिए गोली चलाते थे। ब्रिटिश जहाजें नीचे हल की ओर निशाना लगाते ताकि बंदूकें और क्रू को मार गिराया जा सके। लॉन्ग रेंज पर 1 मील या उससे ज्यादा दूरी पर राउंड शॉट को समुद्र के पार ऐसे उछाला जा सकता था जैसे तालाब में कंकड़ उछाले जाते हैं। राउंड शॉट एक ठोस लोहे की गेंद गोला बारूद का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार था। बार शॉट, जिसे डबल हेडेड शॉट या चेन शॉट भी कहते हैं, जैसे खास गोला बारूद का इस्तेमाल मस्तूल और रिगिंग को निशाना बनाने के लिए किया जाता था। क्लोज रेंज, ग्रैप शॉट और कैनिस्टर, जिसमें कई छोटे छोटे गोले भरे होते थे जो एक बंदूक या कैरेनोट को एक बड़ी शॉटगन में बदल देते थे और दुश्मन के डेक पर तबाही मचाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। एक कैप्टन दुश्मन के वॉरशिप पर चढ़कर लड़ाई खत्म करने का फैसला कर सकता है। नियुक्त बॉर्ड्स, मस्कट, पिस्तौल, कटार और भाले जैसे हथियारों से लैस होते हैं। दुश्मन के जहाज को हुक्कों से कसकर बांध दिया जाता था और ग्रेनेडो और स्टिंग पॉट्स, आंसू गैस का एक प्रारंभिक रूप की बौछार के बाद हमलावर दुश्मन के डेक पर टूट पड़ते थे। ऐसे अभियानों में रणनीति से कहीं अधिक मनोबल, आक्रामकता और गति मायने रखती थी। हालांकि ये लड़ाइयाँ क्रूर होती थी, लेकिन आमतौर पर जल्द ही समाप्त हो जाती थी। समुद्र में लड़ाई काफी कम होती थी। ट्रफाल्गर और नाइल जैसी बड़ी नौसैनिक लड़ाइयां और भी कम होती थी। 20 साल की लड़ाई में बस कुछ ही दिन। दुश्मन के साथ किसी भी मुठभेड़ के बीच अक्सर हफ्ते और महीनों का फासला होता है। तब समुद्र में जिंदगी नेवी के रूटीन से चलती थी और समय का पता जहाज की घंटी से चलता था। नौसेना का दिन दोपहर में शुरू होता था, जिसे अधिकारी अपने सेक्सटेंट से सूरज को देखकर तय करते थे। जिस पल सूरज अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा वह दोपहर का समय था। जहाज की घंटे की घड़ी घुमाई गई और घंटी 8 बार बजाई गई, दोपहर की पहरेदारी शुरू होने का संकेत देने के लिए। आधे घंटे की रेत की घड़ी के हिसाब से आधे घंटे के बाद घंटी 1 बार बजाई जाती थी। उसके आधे घंटे बाद उसे 2 बार बजाया जाता था और इसी तरह आगे भी। इसीलिए दोपहर की घड़ी में 5 घंटियों का मतलब था दोपहर के 2:30 बजे। 8 घंटियों का मतलब था एक नए पहरे की शुरुआत। आधे चालक दल को आराम करने या अन्य कार्यों के लिए डेक के नीचे भेजना और बाकी आधे को ड्यूटी पर लाना। कुल मिलाकर 7 पहरे थे। हालांकि पहले और दूसरे डॉग वॉच सिर्फ 2 घंटे के थे। इसका मतलब था कि क्रू के दोनों हिस्से हर दिन अपना रूटीन बदलते थे और एक ही हिस्से को हमेशा रात की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती थी। सीनियर ऑफिसर हैंगिंग कॉट पर सोते थे। बाकी सबके लिए बिस्तर एक झूला था जो जहाज के बीम से लटका हुआ था। ज्यादातर लोग बीच वाले या निचले गन डेक पर सोते थे। उनके झूले गन के बीच लटके होते थे जो सिर्फ 16 इंच की दूरी पर होते थे। लेकिन ज्यादातर जहाजों में 2 वॉच सिस्टम चलता था। आधे क्रू मेंबर ड्यूटी पर रहते थे जबकि बाकी आधे सोते थे। इसीलिए किसी भी समय लगभग आधे झूले खाली रहते थे।
नॉर्मल हालात में जहाज को चलाने के लिए सिर्फ कुछ लोगों की जरूरत होती थी। बाकी लोग अलग अलग काम करते थे, जिसमें जहाज की सफाई भी शामिल थी। डेक साफ करना, पीतल की पॉलिश करना और लकड़ी को पेंट करना, यह मेंटेनेंस और हाइजीन का मामला था। साथ ही अपने जहाज की दिखावट को लेकर गर्व का भाव भी जुड़ा था। क्रू को दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, हालांकि सिर्फ दोपहर का खाना ही गर्म खाना होता था। उन्होंने खुद को लगभग 8 लोगों के समूह में बांटा था। हर सदस्य बारी बारी से रसोई से पका हुआ खाना लाता और उसे तोपों के बीच लटकी हुई टेबल पर बैठकर खाता था। नौसेना का खाना बहुत शानदार तो नहीं होता था, लेकिन काफी होता था उन लोगों के लिए भी जो घंटों तक कड़ी मेहनत करते थे। जहाज पर नमकीन बीफ, पोर्क और जहाज के बिस्किट के बड़े स्टॉक के अलावा जहाज पर हर मौके पर ताजा मीट, जिसमें जिंदा जानवर, ताजी सब्जियां और पानी भी था। ज्यादातर क्रू ने शायद समुद्र में आम जिंदगी के मुकाबले बेहतर खाना खाया होगा। जहाज की घंटी से तय होने वाले रोज के रूटीन के साथ साथ कुछ साप्ताहिक काम भी होते थे। मौसम ठीक रहने पर कपड़े और झूले हफ्ते में 1 बार धोकर सुखाने के लिए डाले जाते थे। डिवीजनों द्वारा तोप चलाने की प्रैक्टिस, और रविवार को जहाज के पादरी अगर कोई हो या कैप्टन की अगुवाई में चर्च की प्रार्थना सभा होती थी। इसके बाद महीने में कम से कम 1 बार आर्टिकल्स ऑफ द वॉर का पब्लिक रीडिंग होता था। ये वे नियम थे जो समुद्र में व्यवहार और अनुशासन को कंट्रोल करते थे। आर्टिकल्स में 36 अपराधों की सूची दी गई थी, जिसमें शराब पीना, चोरी, बगावत, कायरता और किसी ऑफिसर पर हमला करना शामिल था। इनमें से आधे के लिए मौत की सजा थी। कई मामलों में सिर्फ यही सजा दी जाती थी। समुद्र में ब्रिटिश अनुशासन बहुत सख्त था। जिन अपराधों के लिए नाविक को फांसी नहीं दी जाती थी, उनके लिए आमतौर पर 9 पूंछ वाली चाबुक से कोड़े मारे जाते थे। शराब के नशे में होना सबसे आम अपराध था। इसका संबंध नेवी में मिलने वाले रोजाना की शराब के कोटे से था। अपने देश के समुद्री इलाके में हर आदमी को 1 गैलन बियर मिलती थी और विदेश में आधा पॉइंट रम या दूसरी स्पिरिट। इसमें 4 भाग पानी और 1 भाग स्पिरिट मिलाई जाती थी और स्कर्वी से बचाने के लिए नींबू या लाइम का रस डाला जाता था। इसे ही मशहूर नेवी क्रॉक कहा जाता था। अगर कोई आदमी ड्यूटी के दौरान नशे में या सोता हुआ पकड़ा जाता तो उससे 12 कोड़े मारे जा सकते थे। ये कोड़े बोसन के मेट द्वारा बाकी क्रू के सामने मारे जाते थे। गंभीर अपराध जैसे कि भाग जाना के लिए 200 या उससे ज्यादा कोड़े मारे जा सकते थे। यह सजा इतनी कड़ी होती थी कि कभी कभी कैदी की मौत भी हो जाती थी। कुछ नेवी कैप्टन बहुत क्रूर तानाशाह थे, लेकिन ज्यादातर जानते थे कि कड़ी सजा का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ब्रिटिश नाविकों को आसान जिंदगी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद जरूर करते थे। अगर नहीं तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। 1797 में रॉयल नेवी ने स्पीटहेड में बड़े पैमाने पर विद्रोह का अनुभव किया, जिससे 16 जहाज प्रभावित हुए। असल में ये बेहतर सैलरी के लिए एक स्ट्राइक थी, क्योंकि नाविकों को 1 सदी से ज्यादा समय से सैलरी में बढ़ोतरी नहीं मिली थी। बगावत बिना किसी हिंसा से सुलझ गई और नाविकों को ज्यादातर वही मिला जो वो चाहते थे। नौर में दूसरी बगावत में और भी ज्यादा कट्टर मांगे रखी गई, जिसमें कुछ क्रू ने फ्रांस जाने की धमकी दी। इस बार अधिकारियों ने एक मिसाल कायम करने का पक्का इरादा किया और विद्रोह के 29 मुख्य नेताओं को फांसी दे दी। कड़े अनुशासन और सेवा के बावजूद ब्रिटिश नेवी ने एक ऐसा क्रू तैयार किया जो अनुभवी और काबिल थे, जो समुद्र में लंबी सेवा से एक साथ जुड़े थे। ऐसे लोग जिन पर साहसी कमांडर भरोसा कर सकते थे। ब्रिटिश नेवी जिसमें अच्छे लोग थे, अच्छे रिसोर्स थे और एक मजबूत इकोनॉमी का सपोर्ट था, नेपोलियन युद्धों के दौरान नेवी पर पूरा दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही। ये नेपोलियन की हार में एक अहम वजह साबित हुई। HMS विक्ट्री ने अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए युद्ध के आखिर में उसे नेवल रिजर्व में रखा गया।
ब्रेकर यार्ड से बाल बाल बचकर वह इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर पोर्ट्समाउथ के पोर्ट एडमिरल का फ्लैगशिप बन गया और बाद में रॉयल नेवी के कमांडर इन चीफ का फ्लैगशिप बन गया। एक बड़े रिफ्ट के बाद विक्ट्री ने एक म्यूजियम शिप के तौर पर नई जिंदगी शुरू की और 1928 में उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आज वह एक और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से गुजर रही है ताकि 250 साल पुराने लकड़ी के सेलिंग शिप के सामने आने वाली कई चुनौतियों से निपटा जा सके। यह भविष्य में भी उसके बचे रहने को पक्का करेगा और नेवी युद्ध के इस रोमांचक दौर की एक अनोखी यादगार के तौर पर काम करेगा। इस सीरीज को बनाने में मदद के लिए रॉयल नेवी के नेशनल म्यूजियम और HMS विक्ट्री को हमारा खूब खूब धन्यवाद।